पिछले वीडियो में देखा कि पौधों में परिवहन किस तरह से होता है। हम लोग जंतुओं में परिवहन देखेंगे। जंतुओं में परिवहन आपको जब एक कोशिकीय जीव आप जैसे देखते हैं क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना या अमीबा, वैसे केस में सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है भोज्य पदार्थ का या फिर गैसेस का, वो आपको डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो होता है। और इसको हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अभी हम लोग देखेंगे जंतुओं में परिवहन तथा परिवहन तंत्र। आपको ये दिख रहा है चार, हम लोग ये चार हेडिंग में पढ़ेंगे। हम लोग एक वीडियो में ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स को देखेंगे। यहाँ पर चारों का इंटरकनेक्शन है। ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो हार्ट में जाता है, हार्ट का फिर जो पंपिंग होता है तो ये ब्लड वेसल्स में जाता है। ब्लड वेसल्स जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, इसमें से कुछ फ्लूइड्स जो होते हैं लीक कर जाते हैं बाहर, और वो लीक करने के बाद अगर वहीं रह जाता है स्पेसेस में, तो वैसे केस में हम लोगों को सूजन, एडिमा वगैरह हो सकता है। तो इसको फिर से इस ब्लड वेसल्स में लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए लिम्फेटिक्स होता है जो इसको ले करके फिर ब्लड वेसल्स में पहुंचाता है, और फिर ब्लड वेसल्स से ये हार्ट में जाता है, फिर हार्ट पंपिंग। तो इस तरह से प्रोसेस एक सर्कल चलते रहता है। कैसे चलता है हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। जो पहला है वो है रक्त यानी कि ब्लड। हम लोग ब्लड देखेंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ठोस होगा और दूसरा द्रव, फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और इस ठोस में बहुत सारे ब्लड के कोशिकाएं आएंगी, जिसमें होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों आएंगे। ये जो होता है प्लाज्मा, वो हमारे ब्लड का, तो ये जो प्लाज्मा है ये पूरे ब्लड का 55% होता है। और ये जो आपको ठोस पदार्थ यानी कोशिकाएं जो देखने को मिलेंगी वो 45% होगा। इस प्लाज्मा का ये वाटर एक कंपोनेंट है, प्रोटीन एक कंपोनेंट है, ग्लूकोज है, फैट है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स इसमें होते हैं। ये वाटर लगभग 90% होता है, प्रोटीन 7% यानी 7% होता है, ग्लूकोज लगभग 0.5% होता है। इसके अलावा ये सब जो भी बचा ये सब होंगे इसके। इस ठोस में आपको 3 कोशिकाएं देखने को मिल रही है। इन 3 कोशिकाओं में आपको एक है आरबीसी जो कि लगभग 10⁵ पर ml होता है, हालांकि ये मेल फीमेल में वेरी करता है। डब्ल्यूबीसी ये लगभग 4000 से 11000 पर ml होता है। और प्लेटलेट्स जो होता है वो लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख से लेकर के आपको 4 लाख तक देखने को मिलेगा आपको पर ml। तो ये प्लेटलेट्स है। और इस प्रोटीन्स में आप जो प्लाज्मा में देख रहे हैं प्रोटीन्स, इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आता है, हिफेरिन प्रोटीन आता है, ये सारे प्रोटीन्स हो गए। ये सब का काम क्या हम लोग देखते हैं। इस ठोस पदार्थ में आरबीसी है, आरबीसी बहुत ज़्यादा होता है। ये आरबीसी हम लोग पहले देखे थे कि ये जो है ऑक्सीजन के 4 अणुओं से बाइंड कर करके और ये ऑक्सीजन को हर कोशिकाओं तक पहुंचा सकता है, तथा ये कार्बन डाइऑक्साइड से फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बचा उसको फिर से वो लंग्स में छोड़ता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। डब्ल्यूबीसी में बहुत सारे कोशिकाएं होंगी। इस डब्ल्यूबीसी में आपको 2 तरह के होंगे, एक तो होगा ग्रैन्युलोसाइटिक और एक होगा ये ग्रैन्युलोसाइटिक। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में आपको न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स देखने को मिलेंगे, और एग्रेनुलोसाइट्स में आपको लिम्फोसाइट्स दिखेंगे। तो ये सारा ओवरऑल अगर फंक्शन बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो ये जो फॉरेन एजेंट्स है, बाहर से आने वाला हमारे बॉडी में जो पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, या फिर
हानिकारक पदार्थ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा सॉलिड मटेरियल जिसको हमारा बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो उन सब के अगेंस्ट में फाइट करता है और उनको बाहर निकालता है या फिर किल करता है। जबकि प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स इसको बोलते हैं, ये प्लेटलेट्स क्या करता है कि आपको जो ब्लड का क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म में एक फैक्टर है, यानी कि ये जो है प्लेटलेट्स वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जबकि ये ग्लूकोज वगैरह जो प्लाज्मा में है, ये सब सेल्स को आपको एनर्जी बनाने के लिए कंटिन्यूअस फूड सप्लाई करता है। इसके अलावा फैट वगैरह भी यूज होते रहता है हमेशा। तो ये सारे हुए। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल्स। आपको ब्लड वेसल्स में ये ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, धमनियां और शिराएं, आर्टरीज और वेन्स इसको बोलते हैं। इसमें आपको धमनियां में महाधमनी, धमनी, धमनिकाएं और कैपिलरीज होते हैं, जबकि शिराएं महाशिरा यानी वेना कावा, शिराएं वेन्स, शिरिकाएं वेन्यूल्स और ब्लड कैपिलरीज ये बोलते हैं। तो ये सारे आपको क्या है कि जैसे जैसे आप दूर जाते हैं हार्ट से या नज़दीक आते हैं, आप धमनी के केस में हार्ट के दूर जाएंगे तो सबसे पहले महाधमनी मिलेगा, और दूर जाएंगे तो धमनी मिलेगा, और दूर जाएं तो धमनिकाएं मिलेंगी, और सेलुलर लेवल कोशिका लेवल पर जाएंगे तो आपको कैपिलरीज मिलेंगी। जबकि शिराएं जो है वो कैपिलरीज कोशिका लेवल पर मिलेगा, फिर धीरे धीरे ज्वाइन करके शिरिकाएं बनाएंगे जो उससे बड़ा होगा, थोड़ा मोटा होगा। शिराएं थोड़ी और मोटी होगी जो कि शिरिकाएं द्वारा बनेंगी, और शिराएं मिलकर के महाशिरा बनाए जो कि हार्ट में जाकर के खुलता है। तो ये सारे प्रोसेस होंगे। जब हम लोग हार्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग अध्ययन करेंगे किस तरह से कहाँ कौन जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि शिराएं और धमनी में क्या अंतर है। तो शिराएं धमनियां जो होती है उसकी भित्ति जो होती है मोटी होती है, जबकि इसकी भित्ति या वॉल जो होती है वो पतली होती है। इसका जो अंदर का ट्यूब पार्ट होता है या ल्यूमेन पार्ट होता है, आपको बता दें कि ये भित्ति है, इसका ये भित्ति हो गया, और ये जो पूरा हो गया खाली पार्ट जिससे ब्लड सर्कुलेशन होगा उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। तो ये ल्यूमेन जो होता है इसका पतला या फिर कम होता है, जबकि इसका ल्यूमेन जो होता है वो बड़ा होता है। इसमें कपाट या वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए अगर आगे फ्लो हो गया तो ये फिर पीछे नहीं आएगा, जबकि ये पीछे आ सकता है, जबकि इसमें जो है वो कपाट होता है। और ये ब्लड एक बार अगर ऊपर चला गया इसमें तो कपाट रोक देगा, बैक फ्लो वो नहीं होने देगा ब्लड को। और चौथा डिफरेंस ये है कि ये जो है ब्लड को हृदय से या हार्ट से दूर ले जाता है, जबकि ये जो होता है वो ब्लड को हृदय के नज़दीक लाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आपको फुफ्फुस शिराएं जो मिलेंगी, पल्मोनरी वेन्स हैं, वो आपको क्या होती हैं कि उसमें ये ब्लड जो है वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। जनरली एक डिफरेंस इसका और होता है कि धमनिया में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीकृत होता है, यानी कि ऑक्सीजन गुड होता है। जबकि इसमें जो होता है शिराओं में जो ब्लड होती है वो
अनऑक्सीकृत या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, यानी कि या फिर वो कार्बोक्सीकृत भी बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से वो बंधा हुआ होता है। और तीसरा जो हमारा ब्लड वेसल्स था जिसको हम लोग अलग टॉपिक के रूप में लिखे थे, जिसको हम लोग लिम्फेटिक्स बोल रहे थे, यानी कि लसिका तंत्र या लसिका वेसल्स। तो इस लिम्फेटिक्स को देखें, आपको जब भी फ्लो होता है तो आपने लास्ट में क्या देखा कि बहुत सारे कैपिलरीज थी और इन कैपिलरीज के थ्रू जो है आपको ये कोशिकाएं हैं, तो कैपिलरीज के थ्रू ये कुछ फ्लूइड आ जाएगा बाहर, प्रेशर के कारण आ सकता है या फिर इसके परमेबिलिटी या पारदर्शिता के कारण आ सकता है, तो ये फ्लूइड बाहर आ जाएगा। लेकिन इस फ्लूइड में जनरली क्या होता है कि आरबीसी नहीं होता है और बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड वगैरह हो सकते हैं, उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये नहीं होंगे दोनों आरबीसी। ये फ्लूइड में क्या क्या होगा, तो वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको सोडियम क्लोराइड पोटेशियम वगैरह मिलेगा और इसके अलावा इसमें WBC होगा। तो ये जो फ्लूइड है इसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं लिम्फ, या फिर इसको हिंदी में हम लोग इस तरह से लिखेंगे लिम्फ या लसिका। तो ये होता है, ये क्या काम करता है, ये लसिका आपको देख रहे हैं ये सब बाहर आ गया, जबकि हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, WBC वगैरह चाहिए। तो इसको फिर से क्या होता है, फिर से आपको वेन्स में डाल दिया जाता है इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। आपको बहुत सारे लिम्फेटिक सिस्टम इस तरह से बने होते हैं और ये अल्टीमेटली जा करके आपको वेन्स में मिलते हैं और वेन्स फिर हार्ट में जाता है और फिर सर्कुलेट होते रहता है लिम्फेटिक्स के थ्रू। तो इसमें ये कंपोनेंट नहीं होते हैं और ये होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। आपको बैक्टीरिया वगैरह जो है इसके थ्रू पास होता है, तो जगह जगह पर लिम्फेटिक्स में आपको नोड्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग लिम्फेटिक नोड के नाम से जानते हैं। वहाँ पर वो सारे बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी जो आए थे हानिकारक जो थे वो ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है और उसको किल कर दिया जाता है या फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक काम हो गया।